यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट और यूपीएससी क्रैक कर लिया। डोवाल की वाइफ तक को नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं एक्चुअल में वो टेररिस्ट हैं। डोवाल दाऊद को इसलिए पकड़ना चाहते थे कि वो पावर में आ सके। और डोवाल ने कैसे असम में इमीडिएट चुनाव कराया और असम में काजी को वहां का पीएम बना दिया। पीएम क्यों, यह हम आगे जानेंगे। नरेंद्र मोदी ने कैसे अजीत डोवाल को तुरंत गुजरात बुलाया। अजीत डोवाल दिल्ली में छोटा राजन के सूटरों के साथ प्लान कर रहे थे। इसी दौरान एट द सेम टाइम केजरीवाल, किरण बेदी और अन्ना हजारे डोवाल के साथ थे। लाल डेंगा जिसने पूरे भारत को हिला रखा था, पूरे मिजोरम को जला रखा था, उस लाल डेंगा को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया विद इन 1 वीक। उत्तराखंड के पौड़ी में जेएन डोवाल के घर अजीत डोवाल का जन्म हुआ। अजीत डोवाल के जो पिता थे वो आर्मी में मेजर थे और इनकी जो माँ थी वो एचएन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। जब इनके फादर का ट्रांसफर हुआ राजस्थान में तो अजीत डोवाल राजस्थान में ही इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। देन 1968 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्रैक कर लिया और बन गए आईपीएस ऑफिसर अजीत डोवाल। आईपीएस की ट्रेनिंग के बाद इनकी जो पोस्टिंग हुई वो केरला के कोट्टायम में एज एएसपी के तौर पे हुई। अजीत डोवाल की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जो कोट्टायम में ही आया। एक्चुअल हुआ क्या था कि केरला के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के थालासेरा में एक होटल था, नूरजहां होटल, जहां के फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी ने जूता फेंका जिससे वहां के 2 गुटों के बीच में जंग छिड़ गई और लड़ाई इतनी बढ़ गई, कंडीशन इतनी खराब हो गई कि आगजनी होने लगे, रिलीजियस वॉर होने लगे, लूटना शुरू हो गई, दुकानें जलना शुरू हो गई। बात इतनी खराब हो गई कि पुलिस भी उस एरिया में घुसना नहीं चाह रही थी, डर रही थी। और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और होम मिनिस्टर थे के करुणाकरण। लगातार उन पर प्रेशर आ रहा था, इसलिए वो भी ऐसे ऑफिसर को ढूंढ रहे थे जो उस एरिया में जाने से डरे ना, साथ में मामला शांत करे। तो सीनियर्स ने भी एक नाम सुझाया करुणाकरण को, बताया कि एक ऑफिसर है जो निडर है, अभी अपॉइंट हुआ है केरला में और शार्प माइंडेड है जो इसे हैंडल कर लेगा। नाम सजेस्ट किया गया अजीत डोवाल को। अब करुणाकरण के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो मान जाते हैं, अजीत डोवाल को वहां का इंचार्ज बना करके भेज देते हैं। 1975 में अजीत डोवाल पर्टिकुलर उस दंगे के एरिया में जाते हैं जहां कोई भी जाने से डर रहा था। वहीं डोवाल पूरे एरिया का ग्राउंड सर्वे करते हैं। डोवाल को यहां से ये पता चल गया कि आर्मी फोर्सेस से ये चीजें हैंडल नहीं हो पाएगी, कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। देन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक का यूज करेंगे और प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों रिलीजियस ग्रुप के जो मुखिया थे, लीडर थे, उनको बैठाया, उनसे बात करी। इन्होंने पूरे एरिया में फोर्स नहीं अप्लाई करी, उन्होंने सिर्फ उन एरिया में ही आर्मीज को, फोर्सेस को भेजा जहां से ये सारे दंगों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। डोवाल जब ग्रुप के लीडर से नेगोशिएट कर रहे थे, उन्हें ये चीजें पता चल गई कि ये जो दंगे हैं वो लुटे हुए सामान को लेकर है। देन डोवाल ने लीडर से कहा कि मैं सामान दिलवा दूंगा पर आपको दंगे खत्म करने पड़ेंगे। डोवाल ने सारा सामान वापस भी करवाया और जो दंगे महीनों से चले आ रहे थे वो सिर्फ 1 वीक में खत्म हो गए, वो भी बिना किसी वायलेंस के। और यहीं से अजीत डोवाल को जेम्स बॉन्ड कहा जाने लगा। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलेक्जेंडर जेकब ने जो रिपोर्ट बनाई इन दंगों को लेकर के, उसमें डोवाल की इस स्ट्रेटेजी की जमकर तारीफ की गई और डोवाल की चर्चा जो थी अब वो दिल्ली में होना शुरू हो गई। और उस टाइम इंदिरा गांधी देश की पीएम थी और अजीत डोवाल को केरला से निकाल करके दिल्ली बुला लिया गया। 1972 में डोवाल को डायरेक्ट आईबी में इंचार्ज बना दिया गया और वो भी ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया गया, जिससे पूरे इंडिया के जो सीक्रेट ऑपरेशंस होते थे, जो प्लान्स होते थे, उनमें इन्वॉल्वमेंट अजीत डोवाल की होना स्टार्ट हो गई। अब अजीत डोवाल ने यहीं से ही जासूसी की दुनिया में भी कदम रख दी। तभी मिजोरम का विवाद इंदिरा गांधी को परेशान कर चुका था। बात ये थी कि उस टाइम पर मिजोरम असम का ही पार्ट था और मिजोरम में सूखा पड़ा था, जिसके कारण वहां के जो किसान थे वो 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। ना मिलने के कारण लाल डेंगा नाम के आदमी ने एक मीजो फेमाइन फ्रंट नाम के संगठन की स्थापना कर दी, बाद में जिसको मीजो नेशनल फ्रंट के नाम से जाना गया। अब ये जो लाल डेंगा था वो मिजोरम के मुद्दे पर सरकार को घेरता था और मिजोरम जो असम का हिस्सा था, इसलिए वहां पर असमिया लैंग्वेज वालों को ही जॉब मिल रही थी।
गवर्नमेंट जॉब, जिसकी वजह से एमएनएफ जो लालडेंगा चला रहा था वो सरकार के खिलाफ हो गया और पूरी जनता एमएनएफ और लालडेंगा का सपोर्ट कर रही थी। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि जो असम राइफल्स की 2 बटालियन तक को रद्द कर दिया गया, जिसमें मिजो लोगों का प्रतिशत ज्यादा था। अब इनका गुस्सा इतना पीक पर था कि इसी बटालियन के 7 कमांडो जा करके मिल गए एमएनएफ के लालडेंगा से। अब यहाँ से 7 मेंबर और लालडेंगा की एमएनएफ वो सरकार के अगेंस्ट वायलेंस शुरू कर दी और मिजोरम को भारत से अलग करने की बात शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि बेसब पे भी अटैक किया गया और इंडियन फ्लैग को मिजोरम से हटा करके मिजो का फ्लैग वहां लगा दिया गया। अब गवर्नमेंट इस एरिया में इतने प्रॉब्लम में थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसके सामने 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो लोकल जनता थी वो एमएनएफ का सपोर्ट कर रही थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो 7 आर्मी फोर्स थे वो इतने वेल ट्रेन्ड थे कि जब भी सरकार उस एरिया में कोई कदम उठाती तो वो सरकार पर ही बैकफायर कर जाता। अब इससे निपटने के लिए दिल्ली से मिजोरम भेजा गया अजीत डोभाल को। अच्छा, जो फॉर्मर डायरेक्टर केएन सिंह है उनका कहना है कि अजीत डोभाल ने खुद अपनी मर्जी से यहाँ आने का फैसला किया। फिर अजीत डोभाल को आईबी के सब्सिडेटरी आईबी का हेड बना करके यहाँ पर भेजा गया। अब अजीत डोभाल जैसे ही मिजोरम पहुंचे उन्होंने यहाँ के पॉइंट टू पॉइंट डिटेल निकालना स्टार्ट कर दिया। 2 पॉइंट डोभाल को काफी अच्छे से यहाँ पर पकड़ भी आ गए। पहला ये था कि लालडेंगा 90% जो लालडेंगा की पावर है वो 7 कमांडो में है और लालडेंगा और 7 कमांडो के बीच में कुछ बन नहीं रही है। बस अजीत डोभाल ने उन 7 कमांडो से ही डील करने का सोच लिया और वो जो 7 कमांडो थे वो मिजोरम के किसी पहाड़ी पर छिपे हुए थे। डोभाल स्पाई एजेंट बनकर मिजोरम की पहाड़ी में घुस गए और जल्द ही उनका जो अड्डा था 7 कमांडो का वो भी पता चल गया। देन इन्होंने उनसे दोस्ती करी और कुछ टाइम में ही ये उनके ड्रिंकिंग पार्टनर भी बन गए। साथ में बैठकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि अजीत डोभाल ने इन 7 को अपने घर बुला करके पार्टी भी करी थी। यहाँ तक कि डोभाल की वाइफ तक को नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही वो खतरनाक मिलिटेंट्स हैं। अगर यहाँ पर जरा सा भी मामला डिसबैलेंस हो जाता तो अजीत डोभाल और उनकी फैमिली खत्म हो सकती थी। जब ये मिलिटेंट्स के पक्के दोस्त बन जाते हैं तो ये उनसे कहते हैं कि हम लोग इंडिया में शामिल हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो मिजोरम अलग स्टेट तो बन ही जाएगा, साथ में हो सकता है कि हम लोगों को मंत्री पद भी मिल जाए और छोटे मोटे मुद्दों को तो हम ऐसे ही रिजॉल्व करवा लेंगे। और अगर हम इस तरीके से नहीं मानेंगे तो इंडियन आर्मी कभी ना कभी इस एरिया में घुस करके हम लोगों को मार देगी। अब 1972 से 1974 तक अजीत डोभाल इस पॉइंट में लगे रहे कि इनको किसी भी तरह करके राजी करना है। 6 कमांडो मान भी जाते हैं, बस एक नहीं मानता। लेकिन जब 6 अजीत डोभाल के साथ हो जाते हैं तो लालडेंगा काफी कमजोर हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसे इंडिया से पीसफुली बात करनी पड़ती है। अब जो साकेत दत्ता एक जो रिपोर्टर थे उनके साथ जब रिपोर्टिंग में जो लालडेंगा था उसने कहा भी था कि मैं नहीं हारता अगर अजीत डोभाल मेरे 6 कमांडो को ना लेके जाता। अब मिजोरम अलग स्टेट बन गया और लालडेंगा बन गया वहां का सीएम। इधर अजीत डोभाल मिजोरम से आए भी नहीं थे कि सिक्किम में जो वहां का राजा था पालदेन नामग्याल वो यूएसए के हनी ट्रैप में फंस गया। होप कुकी जो यूएसए की CIA एजेंट थी अब वो सिक्किम की रानी बन गई, जो भारत के लिए एक तरह से बहुत बड़ा खतरा था। अब सिक्किम यूएसए के इंटरेस्ट पे चलने लगा। अब इधर क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी को ये सारी चीजें पता चली तो उन्होंने रॉ के जो हेड थे RM काऊ उनसे बात करी और उनसे कहा कि आप सिक्किम जाओ और ये सारी चीजों को जो है टैकल करो। अब सिक्किम में जो छोटी छोटी लोकल पार्टियां उस वक्त थी उन सबको इकट्ठा किया गया ताकि जो है एक किंग के राजा के खिलाफ कर दिया जाए और एक तरह से राजा को हटा दिया जाए। बट प्रॉब्लम ये थी कि इन सारे मैटर को एग्जीक्यूट कौन करेगा। RM काऊ को यहाँ पर एक तरह से बेस्ट ऑप्शन जो लगे वो लगे डोभाल, तो इसलिए डोभाल को सिक्किम बुलाया जाता है। ये वहां पहुंचते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग चले और सिक्किम में जो लोकल पार्टीज यूनिट थी उन सबको इकट्ठा किया और लीडर खड़ा किया काजी लानदेव को जो कांग्रेस के थे। अब इन सबको अपने हिसाब से सेट कर दिया। मैटर बिल्कुल सॉल्व था। डोभाल ने सबको प्लान के अकॉर्डिंग समझा दिया था। आम जनता भी सपोर्ट आ गई थी काजी की तरफ और इसके पीछे जो पैसा और पावर था वो अजीत डोभाल का लग रहा था। फिर सिक्किम में इलेक्शन करवा दिए। साथ में इलेक्शन में काजी ने इलेक्शन जीत भी लिए और वहां का PM बन गया। बिकॉज ऑफ सिक्किम उस टाइम पर इंडिया में मर्ज नहीं हुआ था, इसलिए CM की जगह उन्हें PM बनाया गया। अब PM काजी ने एक लेटर लिखा इंदिरा को जिसमें उन्होंने लिखा कि ये सिक्किम की कंडीशन खराब है और प्लीज हेल्प अस। देन इंदिरा ने अगले ही दिन वहां पर फोर्स भेज दी और किंग के जो पैलेस था
उसको जो है सीज कर दिया। अब थोड़ी बहुत जो दिक्कतें वहां पर थी वो सिक्किम की जनता के कहने पर सिक्किम को 36 अमेंडमेंट से 1975 में इंडिया का 22 स्टेट बना दिया गया। अब सिक्किम एक तरह से इंडिया के कंट्रोल में आ चुका था और वहां की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और जो एजेंट थी वो यूएसए चली गई। अब ये जो दो पावरफुल वर्क थे जिनके कारण अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। वैसे तो ये 14 ईयर पे दिया जाता है, बट जो है इनके काम को देख करके ये रूल चेंज कर दिया गया और 7 ईयर पे इनको दिया गया। ये घटना हुई थी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजने की तैयारी हो गई, वो भी एज ए स्पाई एजेंट। अब बात ये थी कि इसी टाइम पर इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली हो चुका था। उधर पाकिस्तान तुरंत ही न्यूक्लियर की तैयारी करने लगा, जिससे उसका साथ फ्रांस और चाइना दे रहा था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण फ्रांस तो वहां से हट गया, लेकिन चाइना लगातार उसका साथ दे रहा था। इसी टाइम पाकिस्तान के ऑफिसर्स का आना जाना लगातार जो है साउथ कोरिया और भी बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा था। अब ये खबर इंडिया को मिल चुकी थी और आईबी और रॉ मिलकर इसे रोकने की तैयारी में थे। कुछ एजेंट को पाकिस्तान और चाइना भेजा भी गया, जिसमें अजीत डोभाल थे, जो स्पाई एजेंट बनकर गए और ये पाकिस्तान जाते हैं, जहां पर 6 से 7 साल की वहां रहते भी हैं। उसी टाइम पर खाऊटा एक पाकिस्तान की जगह है जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा था। वहां पर ये भिखारी बनकर कई जो है टाइम महीनों तक रहे हैं और वहां से उन्होंने सबूत भी इकट्ठा किए। साइंटिस्ट के बाल उठाए गए थे जिसके रेडिएशन से पता चला कि जो है खाऊटा में एक्चुअल में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और ये उस टीम का हिस्सा थे। इसी टीम के कई मेंबर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम में मारे भी गए थे और साथ में अजीत डोभाल को भी 2 बार पकड़ा गया था। एक बार जब अपने कान के छेद की वजह से, जो हिंदू धर्म में होता है उसकी वजह से, दूसरी टाइम इनकी जो दाढ़ी थी वो गिरने वाली थी। किसी पाकिस्तानी ने इनको बताया कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। इस दौरान लगातार सारे सीक्रेट न्यूज जो है वो इंडिया भेजते रहे। इधर इंडिया में पर्टिकुलर पंजाब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। दूसरी तरफ भिंडरा वाले इंसिडेंट को लेकर के इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था, गोल्डन टेम्पल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी काफी ज्यादा गुस्से में थी। गवर्नमेंट जब तक सिखों से कोऑपरेट करती, बात करती, तब तक जो है एक नया वाकया, नया प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था। 1988 में भिंडर वाले जो टाइगर फोर्स थे, जो बाबर खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे, गोल्डन टेम्पल में रूम नंबर 40 में घुस जाते हैं। कारण ये था कि मिलिटेंट्स को ये आइडिया काफी अच्छे तरीके से था और काफी बिलीव भी था कि गवर्नमेंट इस बार जो है टेम्पल पर कोई अटैक नहीं करेगी, बिकॉज लास्ट टाइम पे जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान जो हुआ है उसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा है, तो वो इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी इंदिरा की मौत के बाद राजीव गांधी देश के पीएम बन जाते हैं। इन्होंने भी ऑफिसर्स को अटैक करने से रोक दिया था। उधर पाकिस्तान में अजीत डोभाल लगातार अमृतसर जो है अपने सीक्रेट्स भेज रहे थे। अब डोभाल के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता था ही नहीं, इसलिए डोभाल को तुरंत पाकिस्तान से इंडिया बुलाया जाता है। अब जब ये इंडिया आते हैं तो इनसे कहा जाता है कि एक ऑपरेशन लॉन्च करिए। केपीएस गिल और अजीत डोभाल को इसका हेड बनाया जाता है। ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अब अजीत डोभाल एक रिक्शे वाले का गेटअप लेते हैं और मंदिर के आसपास घूमना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उनसे उन्हें एक चीज क्लियर हो जाती है कि बिना रूम नंबर 14 में जाए इस प्लान को एग्जीक्यूट किया ही नहीं जा सकता। अब अजीत डोभाल काफी टाइम से पाकिस्तान में रहे, इसलिए उनकी उर्दू और उनका जो लहजा था वो पाकिस्तानियों जैसा हो गया था और वो अंदर जाते हैं। तो जैसे ही रूम नंबर 40 में वो जाते हैं तो जो मिलिटेंट्स थे वो उन पर अटैक कर देते हैं। वो तुरंत कहते हैं कि मैं आईएसआई एजेंट हूं और मैं आपकी हेल्प करने के लिए पाकिस्तान से आया हूं, और लास्ट में मिलिटेंट्स उन पर यकीन भी कर लेते हैं। अब अजीत डोभाल उल्टा मिलिटेंट्स को ये बताते हैं कि जो इंडिया है वो काफ़ी डर चुका है आपसे, और कहाँ पर कितने पुलिस फोर्स हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ सारी जानकारी बाहर की मिलिटेंट्स को दे देते हैं। मिलिटेंट्स को अजीत डोभाल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कारण ये था कि एक तो उन्हें ये पता चल गया था कि इंडिया उनसे डरी हुई है, दूसरी तरफ कुछ भी हो उन्हें बाहर की न्यूज़ तो मिल ही रही थी। जब सारी न्यूज़ डोभाल अंदर की इकट्ठा कर लेते हैं कि मिलिटेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हथियार हैं, देन अजीत डोभाल ने केपीएस गिल से एनएसजी कमांडो बुलाने के लिए कहा। वो भी रातों रात एनएसजी को बुलाया गया। डोभाल के कहने पर ही एनएसजी कमांडो की जो ड्रेस थी वो पुलिस में चेंज कर दी गई। अब जो सीआरपीएफ जो खड़ी थी उनको रिप्लेस कर दिया गया और एनएसजी कमांडो को वहां पर खड़ा कर दिया गया। अजीत डोभाल ने सारा प्लान एनएसजी को समझा भी दिया था।
देन प्लान के अकॉर्डिंग डोवाल ने मंदिर के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को बंद करा दिया। इससे क्या होगा कि जब भूख और प्यास से इंसान तड़पेगा तो वो बाहर आएगा, और यही हुआ। जागीर सिंह पानी के लिए बाहर आता है और 15 सितंबर को जागीर सिंह को स्नाइपर द्वारा शूट कर दिया जाता है। अच्छा, इनके खत्म होने के बाद में जो मिलिटेंट्स थी, अब उनकी भी स्ट्रेंथ खत्म होने वाली थी, और फिर अजीत डोभाल जो है रूम नंबर 14 में जाते हैं, मिलिटेंट से बात करते हैं, कहते हैं कि ये टाइम सही है और हमें सरेंडर कर देना चाहिए, बिकॉज हमारे पास खाने पीने का भी कुछ नहीं है और गर्मी इतनी पीक पर है, ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं हो सकता। अब जो मिलिटेंट्स थे वो 18 मई को अजीत डोभाल के कहने पर सरेंडर करने के लिए राजी हो जाते हैं, और ये कितनी बड़ी बात थी, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन के दौरान अगर जरा से भी गलती डोभाल से होती तो मिलिटेंट्स डोभाल को मार देते। तभी 1996 में डोभाल को लंदन एम्बेसी भेज दिया गया और वहां पर वो कुछ टाइम तक काम करते हैं। तब तक इंडिया में जो गवर्नमेंट थी वो बदल जाती है, बीजेपी के आ गई। फिर नेक्स्ट ईयर 1999 में इंडियन एयरलाइन विमान IC-814 जो नेपाल से दिल्ली जा रहा था, जिसमें 170 पैसेंजर थे, जब ये प्लेन दिल्ली में उतरने वाला था उसके कुछ टाइम पहले इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया, जिसे वो अफगानिस्तान के तालिबान यानी कि कंधार ले जाना चाहते थे, जहां तालिबानियों का शासन था। बट फ्यूल ना होने के कारण इस प्लेन को तुरंत अमृतसर में लैंड कराया गया, पर वहां पर भी फ्यूल टाइम से नहीं मिला, तो इस प्लेन को हाईजैकर्स ने टेक ऑफ कराया और पहले ये लाहौर ले गए, फिर दुबई ले गए, और दुबई में जब इसमें फ्यूल पड़ चुका था उसके बाद इस प्लेन को लास्ट में अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कराया गया। अब जो आतंकवादी थे वो नेगोशिएशन की मांग कर रहे थे। फिर 7 लोगों को जो एक टीम थी वो तुरंत जो है इंडिया से अफगानिस्तान के लिए जाती है, जिसमें अजीत डोभाल को जानबूझकर रखा गया था। कारण ये था कि पिछले 15 हाईजैकिंग में जो केस थे उनमें नेगोशिएटर की जो भूमिका थी वो अजीत डोभाल ने अपनाई थी। दूसरा, गवर्नमेंट को अजीत डोभाल पर पूरा भरोसा था कि डोभाल कुछ भी करके इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और अपनी मांग पर आतंकवादियों को राजी कर लेंगे, और ऐसा होता भी है। जो डिमांड थे, लगातार आतंकवादी बदल रहे थे, पर अजीत डोभाल ने उनसे कहा कि आप एक ही डिमांड पर टिके रहें ताकि सिचुएशन क्रिटिकल ना हो पाए। आतंकवादियों ने पेपर पर डिमांड लिखी और प्लेन से बाहर फेंक दिया, जिसमें 36 मिलिटेंट्स की मांग की गई जो जेल में बंद थे, इंडियन जेल में, और $200 मिलियन की। अजीत डोभाल ने दोनों देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन मांगों को स्वीकार नहीं करता। बट जो भारत का गृह मंत्रालय था उस पर लगातार प्रेशर पड़ रहा था उन 170 पैसेंजर्स की फैमिली का, जिसकी वजह से डोभाल ने 3 मिलिटेंट्स को देने की बात मान ली, जिसमें हाफिज सईद शामिल था। आतंकवादी इस बात पर मान जाते हैं और 3 लोगों को वहां पर दे दिया जाता है। इस आतंकवादी घटना के बाद में अजीत डोभाल के कहने पर NSA को और ज्यादा मजबूत किया जाने लगा। वहीं जब बीजेपी सत्ता में आई तब से ये कहा जाने लगा कि अजीत डोभाल जो है बीजेपी के पसंदीदा चेहरे हैं। तभी LK आडवाणी ने डोभाल की जो रिपोर्टिंग थी वो भी अपने पास कर ली। अब ये एक तरह से क्लियरेंस मिल गया बाकी सीनियर ऑफिसर्स को, अपोजिशन लीडर को, कि डोभाल को जो है बीजेपी पसंद करती है। तभी रॉ के जो चीफ का सिलेक्शन होना था। अब अजीत डोभाल से ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई और था ही नहीं, यहाँ तक कि इनका रिकमेंडेशन भी दिया गया। लेकिन लास्ट टाइम पे जब NSA का जो है चुनाव होने वाला था उससे एकदम कुछ समय पहले NSA के ब्रजेश मिश्रा ने इनके रिकमेंडेशन को ही रद्द कर दिया। अब 2005 में इनका रिटायरमेंट भी हो गया, अजीत डोभाल रिटायर हो गए, पर इनके पास जो इतने सालों का अनुभव था, स्किल था, इसलिए इन्होंने कई इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ में मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उसी साल 2005 में जब ये रिटायर हुए तो दाऊद की बेटी महारुख की शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद के बेटे जुनैद से मक्का में होने वाली थी, और जो उसका रिसेप्शन था वो दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। अब डोभाल को ये भी पता चल गया था कि ये सब होने वाला है। अब यहाँ पर अगर कोई कमांडो ऑपरेशन हुआ तो ये फेल हो सकता है और भारत पर धब्बा लग सकता है, इसलिए डोभाल ने एक प्लान बनाया और प्लान के अकॉर्डिंग दाऊद के दुश्मन छोटा राजन से बात करी। अब डोभाल उसे कन्विंस करने में लग गए। देन ये डिसाइड हुआ कि छोटा राजन और डोभाल साथ में मिलकर दाऊद को मारेंगे। अब छोटा राजन अपने 2 शूटरों से बात करता है, विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह। उन्हें इंडिया लाया जाता है। डोभाल इनकी ट्रेनिंग इंडिया के ही सीक्रेट लोकेशन पर करते हैं। यहाँ पर डोभाल ने सारी तैयारी कर ली। इन शूटरों को दुबई पहुंचाने की तैयारी हो गई। उसी टाइम पर मुंबई पुलिस के रडार में ये दोनों शूटर आ जाते हैं, विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह।
और मुंबई पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को ये डोभाल का जो प्लान था वो पता चल जाता है। जब दिल्ली के एक होटल में फाइनल डिस्कशन चल रहा था डोभाल और शूटरों के बीच में कि बिल्डिंग का लेआउट कैसा होगा, कितनी फोर्सेस होगी वहां पर, कितने लोग होंगे, कैसे घुसना है, कैसे मारना है। जब डोभाल दिल्ली के होटल में सारी बातें कर ही रहे थे, उसी टाइम पर मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर धनंजय कमलाकर और आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवारकर सेम होटल में पहुंच जाते हैं और विकी और फरीद को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये पहले से ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। अब अजीत डोभाल समझाते हैं, बट उस टाइम ये किसी ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं थे, इसलिए इनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। पुलिस उन दोनों को लेके चली जाती है। अब डोभाल के हाथ से दाऊद को पकड़ने का जो मौका था वो चला जाता है और डोभाल इतने गुस्से में थे कि वो आईपीएस मीरा बोरवारकर से कह भी देते हैं कि आई विल टीच यू। डोभाल ने कई टाइम दाऊद को पकड़ने की कोशिशें करी थी उन्होंने, और कुछ का कहना है कि ये एक तरह से पावर में आने के लिए ऐसा कर रहे थे, पर कोई कुछ भी कहे, डोभाल ने हमेशा काम करते रहे वो, और वो लगातार एक हर स्टेप से आगे बढ़ते रहे। तभी नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो है अजीत डोभाल को गुजरात बुलाया और कहा कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोलो जहां पर ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते हों। डोभाल गुजरात पहुंच जाते हैं और वहां पर रक्षा शक्ति नाम की एक यूनिवर्सिटी ओपन कर देते हैं गुजरात में। अब अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रनाडे से मिलते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो तमिलनाडु के अंदर विवेकानंद केंद्र के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे। यहाँ डोभाल रनाडे से मिलते हैं और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना करते हैं। और इसका काम था कि रक्षा करना इंडिया की और ग्लोबली मुद्दों पर बात करना, ताकि इंडिया को और मजबूत और एक तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और ये सेमिनार करते थे पूरे इंडिया में। विवेकानंद फाउंडेशन की एक और ब्रांच थी जो यंग लोगों के लिए थी, जिसमें निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, राम महादेव जैसे कई यंग लोग उस टाइम वहां पर थे। यहाँ से पूरे इंडिया में डोभाल आम लोगों के बीच में आ गए और अजीत डोभाल को एनएसए चुना गया 2014 में। जब ये एनएसए बने उस टाइम से लेकर आज तक जितने भी इंडिया में ऑपरेशन हुए हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर हो या फिर देश से बाहर हो, हर एक जो है ऑपरेशन में इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से रही है। नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी मुद्दा हो, अजीत डोभाल के बिना एक तरह से पत्ता भी नहीं हिल सकता। 1998 से लेकर के आज तक ये पावरफुल हैं और कभी पावरलेस नहीं हुए हैं। जब से सत्ता में बीजेपी आई तब से कांग्रेस और जो अजीत डोभाल है उनके बीच में कभी बनी ही नहीं। कारण ये भी है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने, कुछ नेताओं ने जो है अजीत डोभाल के जो बेटे हैं सौरभ डोभाल, उनको फंसाने की कोशिश करी थी करप्शन में। फिलहाल के लिए कांग्रेस के लीडर्स को माफी भी मांगनी पड़ी थी, वो भी लिखित तौर पर। और किरण बेदी, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इनके साथ काफी इनकी दोस्ती रही। कई मूवमेंट भी इन लोगों ने साथ में मिलकर किए हैं। हाँ, अभी जो तस्वीर है काफी बदली हुई है, पर ऐसा था नहीं। और अगर मैं इन सारे पॉइंट को अभी बताने बैठती हूँ तो मेरी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी यहीं पर इसे छोड़ रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज में।